Good evening, everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. And we were studying test measurement. The test measurement subject is keep going. So आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे फ्रॉम द टेस्ट एंड मेजरमेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेस्ट में आपको देखने को मिला, कई बार सुनने को मिला होगा, आइटम एनालिसिस या डिफिकल्ट इंडेक्स. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेस्ट के लिए 2 स्टेप्स है: टेस्टिंग प्लान, टेस्ट कंटेंट स्कीम. तो ये स्टेप्स है. अगर इसकी फर्दर स्टेप्स हम अगर देखें तो टेस्टिंग प्लान में सबसे पहले हम पर्पस डिटरमाइन करेंगे टेस्ट का. उसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग प्लान. कंटेंट स्कीम, सेकेंड फेज, टेस्ट कंटेंट स्कीम. The content of knowledge test are based on measurement of 6 stage of Bloom's taxonomy of education objectives. तो क्या क्या थे उसमें? इंफॉर्मेशन, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. नाउ जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज टेस्ट हो, एमसीक्यूज का टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि उसका करते हैं हम आइटम एनालिसिस. मतलब उसमें हम देखते हैं कि जो हम टेस्ट बना रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है या इजी तो नहीं है. सपोज क्या किया आपने टेस्ट, सपोज फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ऐसा बना कि बहुत ज़्यादा इजी रहा, वो बहुत ज़्यादा इजी बना दिया, तो इससे क्या लॉस होगा? क्या लॉस होगा इससे? कई बार हम देखते हैं कि जैसे यूपीटीजीटी हो गया या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गई, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ने लग गया है, पर पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले देखें, इवन इन द यूपीएचसीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूपीटीजीटी और कई सारी ऐसी एग्जाम्स हैं जिसमें पेपर बहुत ज़्यादा इजी बना दिया जाता है. क्वेश्चन पेपर एकदम घटिया लेवल का, एकदम मतलब बहुत ही बेकार लेवल का पेपर बना दिया जाता था. ठीक है. अभी थोड़ा पैटर्न अच्छा होने लग गया धीरे धीरे. अब वो पेपर, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इजी होने से क्या होता है कि सपोज कुछ स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स है सारे, अब ये वाले स्टूडेंट्स है पढ़ने में बहुत ज़्यादा पुअर, और ये वाले स्टूडेंट है पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, गुड. तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में स्कोर में डिफरेंस आए. अगर क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया इस हिसाब से कि ए स्टूडेंट्स और बी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, मतलब जो स्कोर है उसमें कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, तो क्या हमारा क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा? यस और नो? क्या जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया हो क्या अच्छा होगा? अगर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे में और कुछ नहीं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी की है, और कुछ बच्चों ने बस कुछ पढ़ाई नहीं किया, फिर बस थोड़ा सा रट लिया, अगर उन दोनों के स्कोर में डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी पुअर है, इसका जो डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स है बड़ा पुअर है. तो क्वेश्चन पेपर ऐसे होना चाहिए कि वो डिफ्रेंशिएट करे गुड स्टूडेंट्स में और पुअर स्टूडेंट्स में. तो कई बार आपको कॉम्पिटिटिव यूजीसी नेट का लेवल तो ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देखोगे, टीजीटी या कुछ का, अभी केवी वगैरह का छोड़ के कुछ कुछ जो पुरानी एग्जाम्स होती थी, खासकर स्टेट बोर्ड की जो भी एग्जाम्स होती है, सेंट्रल की नहीं, स्टेट बोर्ड की जो भी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव, उसमें क्वेश्चन पेपर इतना बेकार बना दिया जाता है कि आपने मेहनत करी हो, मैं डिमोटिवेट की बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा. अभी अच्छा हो गया है, पहले 1 से 2 साल पहले जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहता था. 110 बेकार वाले के और बहुत अच्छा पढ़ने वाले के 112 नंबर. इसका उल्टा भी हो सकता है. तो ये है क्वेश्चन पेपर बनाने का वो कंस्ट्रक्शन का.
तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो है आइटम डिफिकल्टी, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, है ना। आइटम डिफिकल्टी, आइटम वैलिडिटी। तो ये क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ताकि क्वेश्चन पेपर सही बने और सही लोगों का सिलेक्शन हो, है ना, राइट। तो देखिए आइटम डिफिकल्टी क्या होता है, आइटम डिफिकल्टी क्या है, यूनिट परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन हु चूज द राइट आंसर हैज बीन कॉल्ड एज आइटम डिफिकल्टी। अब इसका फॉर्मूले से समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, जैसे डी है ना, ये इसका फॉर्मूला आप देखो, एनसीटी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब देखो, टी का मतलब सबसे पहले है टॉप ग्रुप, और एल का मतलब क्या है, सॉरी बी का मतलब बॉटम ग्रुप, बॉटम ग्रुप। तो ये स्टूडेंट है सपोज रैंक वाइज या परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये क्या हो गए, टी हो गए और ये हो गए बी, है ना, राइट। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब डी का मतलब क्या होता है, अब एन और सी का मतलब क्या है, एन सी का मतलब कि कितनों ने करेक्ट किया आंसर, सी का मतलब क्या है, करेक्ट आंसर, राइट। सी का मतलब क्या है, कितने ने करेक्ट किया। एक मिनट, मेरी स्क्रीन ऑफ चुकी है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको, एक टी मतलब टोटल और टॉप ग्रुप, बी मतलब बॉटम ग्रुप, सी का मतलब करेक्ट आंसर, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, और इनकरेक्ट का क्या डिनोट किया गया है, इनकरेक्ट से, इनकरेक्ट का नहीं, इतना ही है इसमें बस, ठीक है। अब देखो उसका फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू क्या, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी, मेरी शेयर की स्क्रीन, एक मिनट, स्क्रीन नहीं शेयर की शायद, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ओके ओके ओके। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेक करेक्ट आंसर इन टॉप ग्रुप, टॉप ग्रुप इन नोट कर सकते हो। यहाँ पे एनसी को किसी और चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट मेक करेक्ट आंसर इन बॉटम ग्रुप, या फिर ऑफ बॉटम ग्रुप, करेक्ट आंसर गिवन बाय बॉटम ग्रुप, इसको समझ लेना है ना। जो बॉटम ग्रुप में है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बाय बॉटम ग्रुप, ठीक है, बाय इनके द्वारा आंसर किया गया करेक्ट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इन टॉप ग्रुप, टोटल नंबर दोनों का सम, बॉटम ग्रुप और टॉप ग्रुप का सम टोटल, ठीक है, दोनों का सम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने ये पूरे, राइट। तो ये क्या है, आइटम डिफिकल्टी है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे ऊपर दिया गया है 14 स्टूडेंट है टॉप ग्रुप के जिन्होंने करेक्ट आंसर किया, और सिर्फ 4 बच्चे हैं बॉटम ग्रुप के जिन्होंने करेक्ट आंसर किया। यहाँ से 14 बच्चों ने, ऊपर के 14 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, और बॉटम के 4 बच्चों ने, 4 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया। ये कितने में से, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स है, बात समझो, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया टॉप ग्रुप से,
और यहाँ से बॉटम ग्रुप से आउट ऑफ 20 स्टूडेंट 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 40, टोटल दोनों का टोटल है ना, सम ऑफ ऑल। तो ये हो जाएगा कितना 18/40 और डी इज इक्वल टू निकल जाएगा 45%। तो ये क्या है आइटम डिफिकल्टी है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू से, एक पर्टिकुलर आइटम का देख रहे हैं हम, सारे क्वेश्चंस का नहीं। मैंने क्वेश्चन ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, तो क्वेश्चन नंबर ए का डिफिकल्टी लेवल कितना है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मतलब न्यूमेरेटर ज़्यादा रहेगा, मतलब ये न्यूमेरेटर में क्या है करेक्ट आंसर, और डिनोमिनेटर में क्या है टोटल बच्चे। तो अगर करेक्ट आंसर हमारा ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, अब इसकी जगह कितने आ जाते 30 आ जाते और नीचे 40 आता, तो क्या हो जाता और ज़्यादा बढ़ जाता ना, है ना। अगर ये 40 होता तो कितना होता हो जाता यहाँ पे 1/1, ये 0.45 है ना, तब क्या हो जाता 1 हो जाता। तो मतलब क्या है कि कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, सिंपल सी बात है। डिफिकल्टी, आइटम डिफिकल्टी मतलब क्या है, सिंपल सा है, इतना ज़्यादा ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एक वर्ड बता, ये एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ करेक्ट आंसर डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। आइटम लिखो, आइटम डिफिकल्टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेक करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ग्रुप में डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, बस सिंपल सी बात है, ये कर दो। या फिर सिंपल सा याद रखने के लिए करेक्ट बाय टोटल। ठीक है, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किए दोनों ग्रुप मिला के, ये टॉप ग्रुप और बॉटम ग्रुप है, मतलब क्या, अच्छा ये टॉप ग्रुप है, ये कितना है, अगर 10 बच्चों ने करेक्ट किया, नीचे से सिर्फ 5 बच्चों ने करेक्ट किया, और टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, इधर 25 थे, इधर भी 25 थे, तो क्या आ जाएगा 15/50। अब इसका रेशियो बहुत कम आएगा, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आइटम बहुत डिफिकल्ट है। ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं, स्पेसिफिक आइटम की। अगर सपोज यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 15 हो जाते और यहाँ पे भी 15 हो जाते, तो इसकी जगह 30 बाय क्या हो जाता 50, तो ये थोड़ा सा रेशियो बढ़ जाता, तो ये थोड़ा और इजी हो जाता। तो ये क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आइटम डिफिकल्टी। ये एक फैक्टर है। सेकेंड क्या है, ये क्लियर है सबको, ये लिख लो। ये पैसेज वगैरह में भी पूछा गया था 2-3 बार, ये क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 साल में 2-3 बार ये देखा गया, ये आइटम डिफिकल्टी वगैरह ऐसी चीजें। करेक्ट। नेक्स्ट है, ये लिख लिया सबने, एक हाँ। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या करना, भेदभाव करना। भेदभाव अच्छा है कि बेकार है, पुअर चीज है, अच्छा है, भेदभाव होना चाहिए। किस चीज में भेदभाव होना चाहिए, इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क देन योर स्कोर मस्ट बी गुड एज कंपेयर टू दोज हु डज नथिंग, राइट। तो ये क्वेश्चन पेपर के रिस्पेक्ट में अच्छी चीज है। अगर कोई पर्सन अच्छी मेहनत करके, अच्छा हार्डवर्क करके, इन डेप्थ स्टडी कर रहा है, तो उसका स्कोर अच्छा होना चाहिए, इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए। और अगर नहीं तो मतलब क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अपने ऊपर डाउट करने से जगह है क्वेश्चन पेपर पे डाउट करो। ये मैं किस केस में बोल रहा हूँ, जो एग्जाम्स होती है स्टेट लेवल की, मतलब जो कुछ एकदम है ना, समझ रहे हो ना, स्टेट की एग्जाम्स की, तो उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं है, रटना चालू कर दो। है ना, क्वेश्चन पेपर ईजी हो जाता है इसलिए। तो ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, मतलब आइटम वैलिडिटी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा थ्योरी देख लो। इट रिफर्स टू द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन आइटम एंड आल्सो करस्पॉन्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ आइटम
accuracy of testing what the item proposed to test. It is indicate from the percentage of difference between the best performance. See, it is indicate from the percentage of difference between the best performers and the worst performance. मतलब difference बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स का डिफरेंस, हार्ड वर्किंग और लेजी लोगों का डिफरेंस, इंटेलिजेंस और डम लोगों का डिफरेंस, और ये डिफरेंस होना चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है मतलब क्वेश्चन पेपर बेकार है। इफ द करेक्ट आंसर टू द आइटम इज गिवन बाय मोस्ट ऑफ द ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस, ये देखो आप क्या बोल रहा है, by the list by overall worst performance the power of discrimination and validity of item high। ये कब हाई होगा? आइटम वैलिडिटी हाई कब होगी? आइटम वैलिडिटी कब हाई होगी बताओ? जब ये वाले स्टूडेंट्स ने हाई परफॉर्म किया, अच्छे बच्चों ने, मतलब हार्ड वर्किंग ने और इंटेलिजेंट में और बेस्ट परफॉर्मर्स ने, और उस क्वेश्चन में इन परफॉर्मेंस ने लो परफॉर्म किया। इसका मतलब क्या है कि आइटम वैलिडिटी क्या है? हाई है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हाई। और अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर क्या होता है कि अच्छे परफॉर्म पढ़ने वाले में, बेस्ट परफॉर्मर्स में और वर्स्ट परफॉर्मर्स में, मतलब जो कम पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब जो कहने का मतलब वर्स्ट और बेस्ट कुछ भी समझ लो इसको, इनमें डिफरेंस नहीं रहता, या तो उल्टा हो जाता है, सपोज इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है वर्स्ट वालों का बेस्ट के कंपेयर में, या डिफरेंस नहीं रहता है, तो उस केस में क्या है कि जो आइटम वैलिडिटी मतलब लो है। क्या लो है? आइटम वैलिडिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट इज आइटम वैलिडिटी? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स। इफ द स्कोर ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस इज गुड and the score of worst performers is poor, that's mean item validity is good or high. But if there is no difference between the good performers, or we can say best performers or worst performers, then you didn't created a good question paper and item validity is poor, low. Got it? इन अदर हैंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ करेक्ट, अब इसको हम परसेंटेज में देखते हैं, ऑफ करेक्ट आंसर बाय द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द ग्रुप एंड द बॉटम परफॉर्मर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो आगे का पढ़ सकते हो। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला है, सिंपल सा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एग्जांपल ले लो, ये टॉप परफॉर्मर्स के स्कोर इतना रहा, माइनस सॉरी बेस्ट परफॉर्मर्स वाला का स्कोर माइनस लो परफॉर्मर्स वालों का स्कोर डिवाइड बाय NT। मतलब इसमें क्या आएगा, वहां पे देखो वहां टोटल था 20, हम क्या लेते थे 40 लेते थे वहां, दोनों का सम। यहाँ पे सिर्फ लेंगे 20, ये चीज का ध्यान रखना, ये डिफरेंस है यहाँ पे। वहां पे हम क्या लेते थे, आइटम डिफिकल्टी में जो डिनोमीटर में क्या लेते थे, हम दोनों का सम लेते थे, बेस्ट का और वर्स्ट का सम लेते थे, प्लस टोटल होल टोटल प्लस बेस्ट वर्स्ट का। तो कितना हो जाता था वहां पे हो जाता था 14 + 4 डिवाइड बाय 40। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, तो 14 - 4 हो जाएगा। पर यहाँ पे जो डिनोमीटर में क्या लेंगे हम, यहाँ पे 14 ही लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेंगे 20। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। टोटल किसी एक का, समझ रहे हो कहने का मतलब? तो ये डिफरेंस होना चाहिए तभी कैलकुलेशन, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, नीचे वाले में, फॉर्मूले के इसमें अगर न्यूमेरिकल आता है तो, है ना? तो ये निकल आएगा बस, R पॉजिटिव इंडिकेट आइटम इज गुड। ठीक है, अभी कब होगा देखो,
ये पॉजिटिव का, अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, सपोज अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती, मतलब यहाँ पे ये बेस्ट परफॉर्मर्स का स्कोर सिर्फ 4 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, पर वर्स्ट परफॉर्मर्स में 14 लोगों ने अच्छा कर दिया, मतलब जो कम अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनके 14 आंसर सही गए बाय 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस वैल्यू आ जाएगी, -10/20, और ये -0.5 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इंडिकेट है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये पुअर है, डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स पुअर है। आपको मैं एक पीपीटी दिखाता हूँ, उसमें और कुछ डेटा है थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको, दोनों में डिफरेंस? दोनों का फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो। अब इसकी जगह कुछ भी आ सकती है, एनसी एनुअल कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मेंस को किसे इंडिकेट करे, बेस्ट परफॉर्मेंस को। इसमें लिख लो, हमने क्या लिखा इसका, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, आइटम वैलिडिटी। लिखो आइटम वैलिडिटी, और क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मर्स, अच्छे परफॉर्म करने वालों का स्कोर माइनस परफॉर्मर्स माइनस वर्स्ट परफॉर्मर्स, डिवाइड बाय, यहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं, T/2 लिख सकते हैं, ठीक है, आपको अगर समझ में आए तो। या फिर बोल सकते हैं क्या बोलेंगे इसको, दोनों का में से एक लेना है, मतलब जैसे ये देखो 20 है, ठीक है, हमें यहाँ पे सम अप नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है बस 20 लेना है, ठीक है। तो बोल सकते हैं 50% ऑफ टोटल, ऐसा कर सकते हो, 50% ऑफ टोटल। तो ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। लिख लिया सबने, एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आ जाएगा। ये जो 2 एग्जाम्पल देखे हमने, ये एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। और ये ऊपर वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी लिख लेना। ये इसमें क्या था, 14 + 4 डिवाइड बाई 20 + 20, 18 + 40 = 0.45। ये क्या था, आइटम आइटम वैलिडिटी, आइटम डिफिकल्टी, सॉरी। क्लियर है? वेट which is used for selecting and rejecting the items टेस्ट बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स। तो आइटम एनालिसिस के अंदर 2 चीज़ें हमने देखी थी अभी। क्या चीज़ें देखी थी, डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिव पावर, या इसको डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो नाम इसका थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात हम उसी की कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर या डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स एक ही चीज़ है, ठीक है। देखो और क्या क्या चीज़ें इसमें, आइटम एनालिसिस में टॉप 27% और बॉटम के 27% लेते हैं, उसमें भी लिखा हुआ था जो हमने पेज देखा था स्क्रीनशॉट। तो टॉप के 27, बॉटम के 27% को लिया जाता है ना। तो ये 2 चीज़ें देखनी है हमें, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिव पावर। तो डिफिकल्टी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर यू कैन जस्ट रीड, क्या होता है, डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम इज डिफाइंड एज द पोर्शन और परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन हु हैव आंसर्ड द आइटम करेक्टली। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, अभी आपको मैंने बताया, सम ऑफ करेक्ट आंसर दोनों के, करेक्ट आंसर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, और नीचे आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो 4 और 5, 1 मिनट, स्क्रीन जरा स्टॉप हो गई है, लेट मी सेट इट, स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो देखो सिंपल सा जो मैंने बताया था वही है ना, फॉर्मूला है करेक्ट आंसर
सिंपल सा याद रखना, दोनों ग्रुप के मिला के करेक्ट आंसर और दोनों ग्रुप का टोटल। तो हमने क्या देखा था 14/20 40, वो एग्जाम्पल पे है ना। ये और कंडीशन अलग से दी गई है, ये देखने की जरूरत नहीं हमें। डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ आइटम ऑन अ बेसिस ऑफ विच डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन सुपेरियर एंड इन्फीरियर। हमने वहाँ पे वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मर्स बोला था, यहाँ पे सुपेरियर और इन्फीरियर बोला गया है उस चीज़ को, या गुड या बेड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। अब देखो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, या जीरो आ सकती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब क्या है कि जो अच्छे परफॉर्मर्स है, सुपेरियर है, उनका स्कोर कंपेरेटिव टू पुअर परफॉर्मेंस ज़्यादा आया है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब जो बॉटम वाले ग्रुप है, जो पुअर परफॉर्मर्स है, इन्फीरियर वाले ग्रुप है, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू टॉप परफॉर्मर्स और गुड परफॉर्मर्स। ठीक है, राइट। नेगेटिव का मतलब आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही, फॉर्मूला ये रहा। हाँ, यहाँ पे एन देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमने क्या लिखा था, आइटम डिफिकल्टी निकाला था, वहां पे हमने क्या लिया था बॉटम में, डिनोमिनेटर में 40 लिया था ना। अरे यार ये क्या हो गया इसको, यहाँ पे क्या लेंगे हम, इधर 40 और 20, सॉरी 20, क्यों लेंगे, दोनों में से एक आएगा सम। तो 50% नहीं करना है हमें, या तो लोअर ग्रुप का सम लेना है या बॉटम ग्रुप का सम लेना है, वही सेम है चीज़ें। तो यहाँ पे 20 आएगा, ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा इस पीपीटी में, जो हमने पढ़ा वही है। क्लियर है सबको दोनों, आइटम एनालिसिस एंड डिफिकल्टी वैल्यू। सर हमारे में हो रहा है सर, वो सबके में हो रहा है नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं अच्छा आज। अच्छा, करना पड़ेगा कंप्लेन जरा। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगर डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स 0.4 से बड़ा रहा तो वेरी गुड आइटम। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, 0.4 से बड़ा रहा है ना अकॉर्डिंग टू ईपेल, और 0.19 से छोटा रहा तो पूरा पुअर आइटम है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, 0.4 से ऊपर होना चाहिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, इसको एक बार रीड कर लेना, है ना। और आइटम इवोल्यूशन में देख सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल किस हिसाब से है। अगर 0.7 से ऊपर रहा तो मोस्ट ईजी है, और 0.20 से रहा तो डिफ़िकल्ट है ना। मतलब कम लोगों ने आंसर कर पाया इस चीज़ को। बस इतना ही है इसके बारे में, राइट। ठीक है, तो ये था आइटम एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ है इसमें आई रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में, वो देख लेते हैं हम। मैं आपको थोड़ा सा पहले समरी बता देता हूँ, उसके बाद आएंगे इसके ऊपर।
देखो हमने क्या देखा था कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालने के तरीके अलग अलग है ना। वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में जो की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है, अलग अलग टाइप की वैलिडिटी रिलायबिलिटी है, उसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा। इन स्मॉल अगर हम देखें रिलायबिलिटी, देखो स्क्रीन दिख रही है सबको देखो रिलायबिलिटी मतलब वो स्कोर, सेम स्कोर रिपीटेड होना चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। सेम स्कोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होना चाहिए। इसके निकालने के तरीके, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी मतलब एक ही टेस्ट को हम 2 बार लेंगे और दोनों के स्कोर को कोरिलेट कर लेंगे, हाई रहेगा दोनों का स्कोर तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। स्प्लिट हाई रिलायबिलिटी में हम क्या करेंगे, टोटल आइटम्स को स्प्लिट कर लेंगे इनटू 2 सेट, आधा आधा कर लेंगे, और अगर उसकी रिलायबिलिटी अच्छी रहती है तो स्कोर अच्छा है, राइट। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि उसका लेंथ में क्या चेंजेस आएगा, वो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर हम लेंथ क्वेश्चन पेपर की बढ़ा दें तो उसकी रिलायबिलिटी में क्या चेंज आएगा। अगर 20 आइटम्स थे उसको हम 30 कर दें तो चेंजेस क्या आएगा रिलायबिलिटी में, राइट। अल्टरनेटिव और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होता है, हमने क्या किया, अल्टरनेटिव टेस्ट ऑफ सेम कंटेंट, मतलब आप सपोज क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हो लेग्स की, तो सेम आप स्ट्रेंथ का टेस्ट बट दूसरे फॉर्म में, उसके आइटम्स कंटेंट सेम हो, आप फिजियोलॉजी का टेस्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर ए, क्वेश्चन फॉर्म ए, फिर दूसरा फॉर्म बी, दोनों के स्कोर को आप कोरिलेट कर रहे हो, मतलब एक अल्टरनेटिव टेस्ट है आपके पास सेम कंटेंट का, अलग टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है जो सेम चीज को मेजर कर रहा है, उसका स्कोर को हम कोरिलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। समझ रहे हो, फॉर्म ए आफ्टर सम पीरियड यू आर अगेन टेकन द टेस्ट फॉर्म बी and their score is correlated. If the correlation is high, the reliability is high. Internal consistency reliability, average inter-item correlation, determining the correlation coefficient of each pair of item and finally taking average of all their correlation. इसका मैं अभी आपको पीपीटी में बताऊंगा, इसमें से थोड़ा समझने में दिक्कत है। वैलिडिटी मतलब किस हिसाब से टेस्ट बनाया, जिस मकसद से बनाया, जिस तरीके जैसा होना चाहिए, जो टेस्ट है वो वैसा ही है या नहीं है, ठीक है, पर्पस फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, पर्पस, ठीक है। तो फेस वैलिडिटी मतलब क्या होता है, इसको लॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। फेस वैलिडिटी को क्या बोलते हैं, लॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमने बनाया है वो क्या उसी तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है। सपोज आपका स्पीड का टेस्ट है और हम करा रहे हैं उससे बेंच प्रेस, तो क्या फेस वैलिडिटी इसकी स्ट्रॉन्ग है, नहीं है। मतलब द टेस्ट शुड बी लुक लाइक दैट व्हाट इट मेजर्स एक्चुअली, मतलब उसका जो आइटम है वैसा दिखना चाहिए। डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट वाज डिजाइन टू मेजर, सिंपली सब्जेक्टिवली वो ऐसा होना चाहिए, subjectively look like the same what it intentionally want to measure. Content validity का मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यूजीसी नेट का पेपर बनाया और मैंने सारे क्वेश्चन उसमें रिसर्च और बायोमेकेनिक्स के डाल दिए 90% और 10% में सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो क्या कंटेंट वैलिडिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है फिजिकल एजुकेशन का, नहीं। To make its content validity, the question paper should be like that. It must include questions from the each and every part or each and every subjects. एक और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज हम फिटनेस का टेस्ट रख रहे हैं
प्रीलिमिनरी टेस्ट जैसे आर्मी में होता है या फिर एलएनआईपी में होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है फिटनेस का टेस्ट, और उसमें मैंने 2 टेस्ट रखे, एक रखा 10,000 मीटर रन, दूसरा रखा 5,000 मीटर रन। तो क्या उस को मैं बोल दूं ये फिटनेस का टेस्ट है और उस बेसिस पे क्या सिलेक्शन कर लूं बच्चों का? नहीं, उसकी कंटेंट वैलिडिटी बहुत पुअर है। ना तो उसमें स्ट्रेंथ का टेस्ट है, ना तो एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है, ना पावर का टेस्ट है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, स्पीड का भी टेस्ट नहीं है, बस एंड्योरेंस का है। तो इसका मतलब क्या है, कंटेंट वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कंटेंट वैलिडिटी कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब उसके टेस्ट को रिप्रेजेंटेटिव हो, टेस्ट का स्ट्रक्चर उसके कंटेंट के डोमेन के हिसाब से हो। जो भी टेस्ट आप बना रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसका जो डोमेन है, मतलब जो कंटेंट है, वो सारी चीजें फुलफिल कर रहा हो। इट मस्ट बी गुड रिप्रेजेंटेटिव, सैम्पलिंग की तरह। सैम्पलिंग में हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सारे लोगों की भागीदारी होना चाहिए सैम्पलिंग में, पॉपुलेशन में से सभी ग्रुप की, मतलब अगर आपका ग्रुप है जनरल तो। वैसे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की भागीदारी होना चाहिए, तो कंटेंट वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी। क्राइटेरिया वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी का 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले देखो, आपने कोई एक टेस्ट बनाया, अब उसको कैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है? एक ब्लड प्रेशर की नई मशीन बनाई है, या VO2 मैक्स की नई मशीन बनाई आपने, है ना, जो कि इजीली हम जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं या वॉच लगा के हार्ट रेट का मेजर करते हैं, ऐसा एक कोई आपने बना लिया जिससे VO2 मैक्स मेजर कर सकते हैं। अब आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपकी जो डिवाइस है वो अच्छी है या नहीं है? आपने क्या किया, जो आपकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वैलिड डिवाइस है, इमेजिन जो मैं बोल रहा हूँ उसका एग्जांपल सोचो। आपने क्या किया, आपकी लेबोरेटरी में यू हैव 1 VO2 मैक्स मेटाबॉलिक एनालाइजर। एक VO2 मैक्स मेजर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड डिवाइस है जो कि वैलिड है, और आपने एक न्यू बनाई न्यू डिवाइस बनाई जो इजीली मेजर कर सकती है। अब इसको हम कैसे बोल दें कि ये वैलिड है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसका स्कोर और ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिवाइस, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डिवाइस है, जो ऑलरेडी वैलिड है, उसको उसके स्कोर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों का कोरिलेशन अच्छा निकला तो समझ लो ये वाली आपकी नई वाली डिवाइस भी वैलिड है, मतलब क्राइटेरिया वैलिडिटी फुलफिल हो रही है। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया वैलिडिटी। यू आर जस्ट चेकिंग, सपोज इफ यू हैव क्यूरेटेड ए न्यू टेस्ट जो एंजाइटी को मेजर कर रही है, और आपका ऑलरेडी एक एंजाइटी का टेस्ट है जो सेम एंजाइटी सेम वेरिएबल को मेजर कर रहा है, तो दोनों के स्कोर, आपको पर्सन ए का इसमें हाई स्कोर आया, पर्सन ए इसका हाई स्कोर आया पर्सन ए का, तो ये भी डिजाइंड अगर सेम चीज को मेजर कर रही है तो इसका भी स्कोर हाई आना चाहिए, पुअर तो आना नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्या है, क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्लियर है? अब इसको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी से भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक फर्दर या फिर अलग से भी बोल, देखो क्या होता है ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट मतलब सेम टाइम पे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कंकरेंट। टेनिस प्लेयर के ऊपर एग्जांपल है, एक स्टैब्लिश्ड सर्वर टेनिस, जो सेम एग्जांपल मैंने दिया वो यहां पे अप्लाई हो रहा है। सर्विस का टेस्ट है, सर्व का टेस्ट है, टेनिस सर्व का, और आपने कोई सा एक नया टेस्ट बनाया, उसको दोनों को देख रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो, तो ये कंकरेंट वैलिडिटी है। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको VO2 मैक्स का बताया। प्रिडिक्टिव में क्या करते हैं हम, प्रिडिक्शन, नाम से ही लग रहा है प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टेस्ट स्कोर है उसको हम क्राइटेरिया स्कोर से मेजर कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास ये बैडमिंटन के प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है 20 लोगों का।
आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि दिस 10 पीपल आर वेरी गुड इन बैडमिंटन और इन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, है ना। तो आपको ये अपने कोई नया टेस्ट, ये जो टेस्ट है हमारा स्कोर, एंड यू ऑलरेडी नो कि दिस 10 पीपल आर वेरी गुड इन स्प्रिंट। तो हम स्प्रिंट का कोई टेस्ट ले रहे हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल टेस्ट ले रहे हैं, तो उन 10 पीपल का स्कोर अच्छा आना चाहिए, ये हमारा प्रिडिक्शन है, राइट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई क्रिकेट का टेस्ट है, तो यहां पे कोई गली वाले क्रिकेटर्स है और इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स है, तो क्रिकेट की कोई स्किल का टेस्ट है, तो जो मेरा टेस्ट है वो इनके ऊपर अगर मैं करूं, अच्छे लेवल के प्लेयर्स के ऊपर, तो मेरा टेस्ट अच्छा आना चाहिए, स्कोर अच्छा आना चाहिए। और ये पुअर लेवल के जो नॉइस है, बिगनर्स है, उनके ऊपर टेस्ट करूँ तो इसको स्कोर पुअर आएगा। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। गॉट इट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? सिंपल सा है, देखो कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट। अब बॉडी कंपोजिशन है, तो क्या बॉडी कंपोजिशन का ऐसा कोई मीटर है क्या, या फिर एंजाइटी है, सपोज एंजाइटी, तो एंजाइटी का कोई ऐसा मीटर आता है क्या, इंस्ट्रूमेंट आता है कि वो बता देगा कि आपकी एंजाइटी 10.5 है या 11 एंजाइटी, बताओ ऐसी कोई डिवाइस है जो एंजाइटी को मेजर करती हो? नहीं ना। हमारे पास में क्या होंगे, इसके कंस्टेंट्स होंगे, इसके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे इसके, जैसे कि ब्लड प्रेशर, क्वेश्चनायर, हार्मोन का लेवल, कैटेकोलामाइंस का लेवल जो इंडिकेट कर रहा है एंजाइटी को। तो ये थ्योरेटिकली वेल एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो चीजें हम एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं, वो जो वेरिएबल जिस चीज जो एंजाइटी को इंडिकेट कर रहे हैं, इट मस्ट बी गुड और थ्योरेटिकली लॉजिकल। समझ रहे हो? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, और वो चीजें रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, राइट। आप एंजाइटी को मेजर कर रहे हो, ब्लड बॉडी कंपोजिशन नहीं, और क्या बोल सकते हैं, फिटनेस को मेजर कर रहे हो, तो फिटनेस के लिए क्या क्या वेरिएबल्स लोगे इसके अंडर में, है ना। तो जो कंटेंट हम ले रहे हैं किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए, आईक्यू लेवल को इंडिकेट करने के लिए क्या है, राइट, सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करने के लिए क्या है, तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट के अंडर पार्ट है। इसका अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है तो आपको एक लिंक भेज दूंगा, उसमें अंदर और डिटेल में मैंने समझाया इसके बारे में, कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट के बारे में। मेजरमेंट टूल शुड बी मैच विद द थिंग्स वी इंटेंड टू मेजर बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, जैसे डिप्रेशन का लेवल अगर हमें मेजर करना है, तो डिप्रेशन का लेवल के लिए कोई डिवाइस तो है नहीं कि बता देगी, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आयर हो, कंसंट्रेशन का या कुछ क्वेश्चन आयर हो, या कुछ एक्टिविटी हो, कोर्टिसोल का लेवल हो, हार्मोन। तो कोर्टिसोल लेवल क्यों लिया गया हमने डिप्रेशन में, क्योंकि ये पुरानी रिसर्च में बताया गया है, ये एविडेंस बेस्ड है। हम उठा के किसी भी चीज को नहीं ले सकते यहाँ पे कि चलो ये मैंने ऑक्सीटोसिन का हार्मोन ले लिया तो ये डिप्रेशन का लेवल बता देगा, नहीं। मैंने टेस्टोस्टेरोन बता दिया तो ये डिप्रेशन, नहीं। ये रिसर्च के बेस्ड के हिसाब से है कि जब कोर्टिसोल लेवल डिप्रेशन होता है तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ये नोन है, इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, दैट्स व्हाई इट इंक्लूडेड इन द टेस्ट। तो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यही है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो जो भी हम लेते हैं कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, जो वेरिएबल किसी भी चीज, कॉन्सेप्ट को, लाइफ स्टाइल को मेजर करने के लिए, सपोज मैंने बोला, तो लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या आएगा, हेल्थ, इकोनॉमिक, वेल्थ, वर्क कल्चर, ये सारी चीजें। तो जो भी हम आइटम ले रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, हम किसी भी चीज को उठा के डाल नहीं सकते। तो ये है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरनल वैलिडिटी। ये तो हमने देख लिया था यार वो रिसर्च में, है ना। तो ये सारे हैं
वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। और इसमें आप देख सकते हो कुछ आपको लग रहा हो एडिशनल तो ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा, इसमें से एक बार रीडिंग कर लेना, लेट्स हैव अ क्विक लुक आउट, जो इसमें नहीं है वो देख लेते एक बार। रिलायबिलिटी का मतलब आपको मैंने बता दिया। रिलायबिलिटी को टेम्पोरल कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन द टेस्ट द सेम पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉन एज टेम्पोरल स्टेबिलिटी। अब रिलायबिलिटी देखो टाइम के हिसाब से भी हो सकती है कि भाई मैंने अभी मेजर किया, थोड़े टाइम बाद मेजर किया, थोड़े टाइम बाद मेजर किया, तो सेम स्कोर आया, तो इसको बोलेंगे टेम्पोरल स्टेबिलिटी। सेम पर्सन को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं, उसको बोलेंगे टेम्पोरल स्टेबिलिटी। उसके स्कोर को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained from two equivalent set of single test after single administration is referred as a internal consistency। यहाँ पे देखो टाइम की बात की है, यहाँ पे टाइम की, ये अलग टाइम पे मेजर किया, फिर उसके बाद दूसरे टाइम पे मेजर किया तो स्कोर सेम आया, इसको बोला टेम्पोरल स्टेबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है? ये टू इक्विवेलेंट सेट ऑफ सिंगल टेस्ट, अलग अलग सिंगल टेस्ट का इक्विवेलेंट सेट, सेट 1 सेट 2 स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जैसे सेट ए सेट बी, इसको के करेंगे टेस्ट और स्कोर अगर सेम आया, मतलब स्कोर जो भी कोरिलेट करेंगे उसको बोलेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है। टेम्पोरल स्टेबिलिटी मतलब डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपने मेजर किया तो स्कोर सेम आया, वो जो स्कोर रहा उसको बोलेंगे टेम्पोरल स्टेबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट मेथड देख लिया, इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब उसको मेजर करने के लिए दो चीजें हैं, स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी, क्रोनबेच अल्फा, और ये थर्ड अपना है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। आपको मैंने पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी बता दिया। टेस्ट रिटेस्ट मेथड आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलेंगे, याद रखना इसका, टेम्पोरल स्टेबिलिटी भी बोलेंगे इसको। ठीक है। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के डिफरेंट ओकेशंस में अक्रॉस द टाइम। इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर कर सकते हैं स्प्लिट रिलायबिलिटी, कुडर रिचर्डसन टेस्ट और क्रोनबेच अल्फा से, है ना। ये देखो ये कब इस्तेमाल किया जाता है? द स्कोर ऑफ ईच आइटम इज डाइकोटोनियस इन नेचर। डाइकोटोनियस मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल, दो मेल या फीमेल, या ऐसे दो चीजें इंडिकेट कर रहा हूं। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, अनश्योर द टेस्ट कंसिस्टेंसी, इसको दो टाइप वर्जन है, KR2 2021। ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। क्रोनबेच अल्फा कब इस्तेमाल किया जाता है? जब लिकर्ट स्केल का मेजर किया जाओ, इस्तेमाल किया जाए, उस टाइम पे क्रोनबेच अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को बता, जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको मैंने क्या बता दिया कि एक ही अलग अलग सेट में स्कोर क्या आ रहा है, डिफरेंट, एक ही टेस्ट है पर सेट उसका A और B है, तो स्कोर क्या आ रहा है, तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी है ना। ये जनरली क्वेश्चन आर कंसल्ट करते ना, उसमें इस्तेमाल होता है इसका जनरली। लिकर्ट स्केल जैसे ये एग्री डिसएग्री, ये क्या है 5 लिकर्ट स्केल है। तो क्वेश्चन आर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जनरली उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्रोनबेच अल्फा का। ठीक है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, यू कैन रीड दिस पीपीटी एंड टेक ए स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड इट। वैलिडिटी आपको मैंने बता दिया। फेस वैलिडिटी, सब्जेक्टिव जजमेंट आपको मैंने बताया था, देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है टेस्ट है कि नहीं वो वैलिड, वो टेस्ट मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्ट्रेंथ को, लॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको मैंने बता दिया। ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी, सारी चीजें कवर होना चाहिए। एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल आइटम्स शुड बी कवर। कंटेंट मेजर कवर फुल डोमेन ऑफ कंटेंट। टेस्ट इंडिकेट ऑल द रिलेवेंट डायमेंशन डेट असेस द लाइफस्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जांपल दिया है ये। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, कंपेयरिंग इट विथ द टेस्ट डेट इज ऑलरेडी वैलिड। मैंने आपको क्या बोला? क्राइटेरिया वैलिड है ना, जो ऑलरेडी वैलिड टेस्ट के साथ में कंपेयर कर देते हैं ताकि आपका नया जो टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है जानने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि हम इसमें इंस्ट्रूमेंट का भी टेस्ट कर रहे हैं ना। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है, यू कैन रीड इट आउट।
कंकरेंट वैलिडिटी है ना, ये हो गए हमारे वैलिडिटी और